नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। शरीर के 7 चक्रों में छिपा है सफलता पाने का हर राज। असंभव को संभव कर देंगे शरीर के 7 चक्र। जानिए 7 चक्रों के 7 फल काल चक्र में। तो जी हाँ, अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, हर वक्त लाइफ को लेकर इनसिक्योर रहते हैं, बेवजह टेंशन लेते हैं, हमेशा किसी बीमारी से परेशान रहते हैं, फेल्यूर का डर रहता है और सोसाइटी से अलग रहने का मन करता है, तो आपको इन बातों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर के 7 चक्र ब्लॉक हो या इम्बैलेंस हो। बॉडी के ये 7 चक्र आपकी लाइफ में कौन कौन से चेंजेस ला सकते हैं, ये आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आपके उज्जवल भविष्य से सीधे जुड़े हैं आज का हमारा ये एपिसोड। इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आज का एपिसोड बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। आप सबने चक्र के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज पंडित जी आपको इसकी डिटेल बताएंगे और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको ये जानना। तो चलिए इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चक्र के बारे में जानेंगे। अगर ये चक्र बॉडी में बैलेंस या इम्बैलेंस हो तो व्यक्ति की लाइफ में कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आज तक आपने 13 वर्षों में कालचक्र में जितना भी प्रोग्राम देखा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज का प्रोग्राम रोज से हट करके है। और आज के प्रोग्राम को जो समझ गया, उसे समझने के लिए अध्यात्म में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक किसी का विकास हुआ है और आज के प्रोग्राम को समझदारी के साथ जिसने समझ लिया, तो आप ये मान करके चलिए उसके लिए कुछ भी अब जानना असंभव नहीं है, कुछ भी जानना शेष नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि का निचोड़ है आज का विषय। अब मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। श्री गीता जी में 700 श्लोक हैं। दुर्गा सप्तशती में 7 चक्र हैं। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से 7 ताल के पेड़ों को काटने के लिए कहा था। चक्रव्यूह में 7 द्वार बनाए गए थे। ये 7 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। यह संपूर्ण विश्व 7 द्वीपों में विभाजित है। यह संपूर्ण विश्व 7 द्वीपों में विभाजित है और ये 7 द्वीप ही हैं जो हमारे शरीर में 7 चक्र के रूप में विराजमान हैं। पहला चक्र जो होता है गुदा मार्ग पर, रेक्टम के पास, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। दूसरा जो चक्र होता है वो लिंग मूल पर होता है, जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। और तीसरा चक्र जो नाभि पर है उसका नाम है मणिपूरक चक्र। और चौथा चक्र जो हृदय पर है उसका नाम है अनाहत चक्र। इसको विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। और ये 5वां चक्र जो है ये है यहाँ कंठ पर, इसे ही विशुद्धि चक्र कहते हैं। हृदय चक्र और अनाहत चक्र जो है ये चौथा है, 5वां विशुद्धि चक्र है। 6वां जो भ्रू मध्य पर है ये है आज्ञा चक्र। और 7वां जो ब्रह्मरंध्र पर है ये है सहस्रार। ये 7 चक्र मानव शरीर में होते हैं और जिन लोगों के ये 7 चक्र एक्टिव हो जाते हैं उनकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है।
वो भूत भविष्य वर्तमान को ऐसा देख सकते हैं जैसा अपनी आंखों से कोई प्रत्यक्ष चीज देख रहे हैं। लेकिन इसकी साधना बहुत कठिन है और बिना किसी सक्षम गुरु के इसकी साधना नहीं शुरू करनी चाहिए, वरना इसके परिणाम शुभ तो कम होंगे, अशुभ परिणाम ऐसा होगा जिसका मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं होगा। तो सुनिए ध्यान से, अपने आप से चक्र जागृत हो जाए ठीक है, लेकिन प्रयास करके हठ मत करिएगा। हठ करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, जोर लगाएंगे और कहीं उल्टा सीधा हो गया तो फिर मामला सब खराब हो जाएगा। मूलाधार चक्र जो है ये मानव शरीर का पहला चक्र है। ये कहाँ होता है? रेक्टम पर होता है, गुदा मार्ग पर होता है। इस चक्र का धरती तत्व है, पृथ्वी तत्व है। ये गुदा और लिंग के बीच यानी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे, बैक जो टी बोन होती है नीचे की, उसके ठीक नीचे स्थित है। जब व्यक्ति का मूलाधार चक्र संतुलित हो जाता है तो व्यक्तित्व के विकास की शुरुआत होती है। इससे व्यक्ति में चेतना आती है और व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। जब मूलाधार चक्र जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति आक्रामक और स्वभाव का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, दूसरों की बातों को समझ नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक चीजों को ज्यादा महत्व देता है। जब मूलाधार चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेता है। ऐसे लोगों में प्रोस्टेट, मोटापा, गठिया, वेरिकोज वेन्स, पीठ के निचले भाग, कूल्हे, घुटने में सूजन की समस्या हो सकती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अशांत और बेचैन रहता है। मूलाधार चक्र में संतुलन बनाने के लिए हरी घास में नंगे पैर जरूर चलें। लेकिन इसकी एक दो बातें और आपको बता दें। जब कोई व्यक्ति चक्र जागरण के लिए प्रयास करता है या कुंडलनी जागरण के लिए प्रयास करता है तो सबसे पहले कुंडलनी दो स्थानों पर है। एक तो मूलाधार चक्र में नीचे की तरफ मुंह किए हुए कुंडलनी त्रिवलयाकार नागिन के रूप में है और दूसरा सहस्रार पर त्रिवलयाकार नागिन के रूप में कुंडलनी है जिसका मुंह ऊपर की तरफ है। अब जैसे हम जब कहते हैं राम, ओम, तो ऊपर से स्वर आता है और नीचे की तरफ जाता है। राम कहिए या ओम कहिए तो पेट फूलेगा, लेकिन अगर अल्लाह कहिए तो पेट पचकेगा। तो हमारी उपासना ऊपर से नीचे की ओर है, दूसरों की उपासना नीचे से ऊपर की ओर है। हमारी उपासना ऊपर से नीचे की ओर क्यों है, उसका कारण बताता हूं। उसका कारण यह है कि जो मूलाधार चक्र है, अगर उसमें कुंडलनी आकर फंस गई तो ऐसा आदमी पशु के समान काम वासना का शिकार हो जाता है। ऐसा आदमी कर्म कुकर्म नहीं सोचता है, गंदे से गंदे कर्म करने के लिए उद्यत हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि उसका पतन होता है। और यदि मूलाधार चक्र जागृत हो गया है तो ऐसा व्यक्ति हवा के ऊपर, पृथ्वी से ऊपर 4 फीट की ऊंचाई पर अपना आसन स्थित करके 2-4 घंटे बैठ सकता है, हवा में बैठा रहेगा। माता आनंदमयी, जिनका आश्रम विंध्यवासिनी में आज भी विद्यमान है, 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था और माता आनंदमयी का मूलाधार चक्र जागृत था। माता आनंदमयी हवा में आसन लगा करके घंटों घंटे बैठी रहती थी। और आज भी जिन लोगों का मूलाधार चक्र जागृत है वो अपने आसन से ऊपर उठ करके और हवा में बैठे रहते हैं। ये मूलाधार चक्र है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि अगर इसमें ईड़ा और पिंगला घुस गई, सुषुम्ना में न जा करके और ईड़ा पिंगला में आपकी कुंडलनी घुस गई,
क्योंकि कुंडलनी के जाने का रास्ता तो चाहिए, उसके लिए सुषुम्ना नाड़ी का जागरण जरूरी है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, जिसमें ईड़ा और पिंगला ये दोनों जागृत हैं। सुषुम्ना को जागृत करना पड़ता है। अगर सुषुम्ना बंद है और उसमें कुंडलनी न घुसकर ईड़ा या पिंगला में चली गई तो ऐसा व्यक्ति पागल हो जाता है। और इस पागलपन का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसको लोग जानते हैं क्या कहते हैं? आम भाषा में कहते हैं कि अमुक आदमी उल्टा मंत्र जप रहा था इसलिए पागल हो गया, कोई उल्टा मंत्र कर रहा था इसलिए पागल हो गया। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ईड़ा और पिंगला में कुंडलनी ने प्रवेश कर लिया और ये पागलपन हो गया। तो इसलिए ये विषय बेहद गूढ़ और रहस्यमय है। जो इस विधा का पूर्ण जानकार हो, जो इस विधा पर पूर्ण कमांड करता हो, उसके सानिध्य में, उसके निकट में बैठ करके ही इसकी साधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मूलाधार चक्र की तो बात हो गई और अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के उस दूसरे चक्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र की। इस चक्र के बैलेंस इम्बैलेंस का आपकी बॉडी और लाइफ पर कितना असर होता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी बताएं, क्योंकि पहले चक्र में आपने बहुत एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है सबके बॉडी के लिए चक्र को समझना और चक्र एक्टिव होना आपकी पूरे लाइफ को मुझे लगता है डिसाइड करता है। देखो अंजलि, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप अपनी कुंडली को देख करके कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा चक्र अच्छी स्थिति में है, कौन सा चक्र खराब स्थिति में है। ग्रहों के आधार पर अब थोड़ा ज्योतिष से इसको रिलेट करते हैं। स्वाधिष्ठान जो मूलाधार चक्र है, वहाँ मकर और कुंभ राशियाँ ज्योतिष शास्त्र में मानी गई हैं और वहाँ का स्थानीय ग्रह जो है वो शनि है, लेकिन वहाँ का उच्च ग्रह जो है वो मंगल है। जिनकी कुंडली में मकर राशि में मंगल बैठा हो या जिनकी कुंडली में मकर और कुंभ राशि में शनि बैठा हो, उनका मूलाधार चक्र निश्चित रूप से अच्छा होता है। ये ज्योतिष से जानने की विधा है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसी तरह से स्वाधिष्ठान चक्र, ये मानव शरीर का दूसरा चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र लिंग मूल पर होता है। ये जल तत्व का प्रतीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी का यूरिन निकलती है वो जल तत्व से ही संबंधित है। तो ये जल तत्व से संबंधित चक्र है। मानव शरीर में ये चक्र रीढ़ की हड्डी के तल में नाभि के केंद्र के बीच में स्थित होता है। ये चक्र व्यक्ति को नेगेटिव चीज़ों से दूर करता है। शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित अवस्था में हो तो व्यक्ति क्रिएटिव, ईमानदार, नैतिकता का पालन करने वाला होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति भावुक होता है। स्वाधिष्ठान चक्र अगर असामान्य रूप से सक्रिय हो तो ऐसे व्यक्ति की भावना अस्थिर रहती है। ऐसा व्यक्ति खुद को सांसारिक सुख से दूर एकांत में रखता है। ऐसे लोगों में संतान सुख में दिक्कत आती है, मांसपेशियों में दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, पीसीओएस, पीसीओडी की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। स्वाधिष्ठान चक्र में संतुलन बनाए रखने के लिए व्यायाम, योग और प्राणायाम करते रहना चाहिए। अब ज्योतिष से इसका क्या संबंध है ये देखिए। धनु और मीन राशि ये दोनों स्वाधिष्ठान चक्र पर हैं। धनु राशि और मीन राशि दोनों स्वाधिष्ठान चक्र पर हैं। अगर स्वाधिष्ठान चक्र पर धनु या मीन राशि में किसी के बृहस्पति बैठा होगा कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति चरित्रवान होगा और ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेगा जिससे मान मर्यादा या उसका जीवन प्रभावित हो। हर समय मर्यादित आचरण करेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है उच्च का होता है। अगर शुक्र मीन राशि में स्थित है तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी पूर्ण रूपेण भोग विलासिता का सुख पाने वाला और सांसारिक सुखों का आनंद प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन अगर यहाँ 12 नंबर में बुध स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति इम्पोर्टेंट, नपुंसक भी हो सकता है, बौद्धिक रूप से कमज़ोर भी हो सकता है और पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर हो सकता है। लेकिन अगर ये मीन राशि में बुध हो
और मीन के नवांश में भी हो तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात ऑटिज्म का शिकार हो सकता है, उसकी चेतना ही लुप्त हो सकती है। तो ये चक्रों का और ज्योतिष का ये संबंध है। मेरे इस कार्यक्रम करने का इतना ही मतलब है कि आप अपनी कुंडली खोल करके सारे चक्रों के बारे में देख सकते हैं कि कहाँ किस चक्र को कौन सा ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है। तो ये चक्र जब जागृत हो जाता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर विशेष ऊर्जा का संचार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे शरीर में कुल 7 चक्र होते हैं जो हमारी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं से जुड़े होते हैं। हर चक्र का शरीर पर अलग प्रभाव पड़ता है। इन चक्रों को बैलेंस करके हम किसी भी बीमारी, मानसिक परेशानी और मुश्किलों से पार पा सकते हैं। और इसी विषय पर आज हमारी खास चर्चा है। पंडित जी ने आपको पहले सेगमेंट में 2 चक्रों के बारे में बताया, तो चलिए अब बात कर लेते हैं शरीर के तीसरे चक्र यानी मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र अगर बॉडी में बैलेंस हो, इम्बैलेंस हो तो कितना असर होता है आपके लाइफ पर और कौन कौन से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, वो जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मणिपुर चक्र मानव शरीर का तीसरा चक्र है, जिसे नाभि चक्र भी कहते हैं, और ये नाभि के ठीक नीचे होता है। ये अग्नि तत्व वाला चक्र है और यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक दोनों राशियों का प्रभाव होता है। यहाँ सूर्य उच्च का होता है और मंगल स्वगृही होता है, और शनि यहाँ नीच का होता है, चंद्रमा यहाँ नीच का होता है। अगर आपके मेष राशि में शनि हो, वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो, अपनी कुंडली देख लीजिए, तो निश्चित रूप से आपको डाइजेशन की आजीवन समस्या रहेगी। आप कुछ भी खाएंगे ऐसा लगेगा जैसे पेट में रखा हुआ है। लेकिन अगर 1 नंबर और 8 नंबर में मंगल की स्थिति हो, 1 नंबर में सूर्य की स्थिति हो, तो आप चाहे जितना भोजन करें वो जल करके राख हो जाएगा और बहुत थोड़ा सा मल आपके शरीर से निकलेगा। लेकिन अगर शनि या चंद्रमा मेष राशि और वृश्चिक राशि में क्रमशः होंगे तो आप जितना खाओगे उतना मल भी निकलेगा और डाइजेशन भी ठीक नहीं होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। यहीं पर समान वायु होती है, मणिपूरक चक्र में ही समान वायु होती है, जो पूरे शरीर के टेम्परेचर को 98.4 पर मेंटेन करती है। जो हमारे शरीर का टेम्परेचर, चाहे जीभ के नीचे थर्मामीटर लगाइए, चाहे कांख में थर्मामीटर लगाइए, 98.4 का टेम्परेचर मेंटेन करने वाली जो शक्ति है, जिसको समान वायु कहते हैं, वो मणिपूरक चक्र के नीचे ही होती है। और ये जरा सा डिसबैलेंस होने पर आदमी का टेम्परेचर बढ़ने घटने लगता है, और बहुत ज़्यादा घटने पर आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, और बहुत ज़्यादा बढ़ने पर आदमी अत्यधिक ज्वर से पीड़ित होकर के कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली को देखिएगा, अगर मणिपूरक चक्र पर सूर्य या मंगल की स्थिति नहीं है तो आप अपने नाभि का ध्यान करके सूर्य के मंत्रों को अगर जप करिएगा या मंगल के मंत्रों का नाभि पर ध्यान करके जप करिएगा तो आपका ये चक्र उन ग्रहों के प्रभाव में आ जाएगा। मणिपूरक चक्र तत्व अग्नि, इसका तत्व अग्नि चक्र है। ये चक्र ज्ञान, बुद्धि, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता को जन्म देता है। मणिपूरक चक्र संतुलित हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से पूर्ण होता है, ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होती है। मणिपूरक चक्र अगर जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, जरूरत से ज़्यादा काम करता है। मणिपूरक चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, व्यक्ति डरता है, असफल होने के डर से फैसले नहीं ले पाता है। इस स्थिति में पाचन खराब होता है, मधुमेह, अल्सर, थकान, डर, आक्रामक व्यवहार जैसी समस्या हो सकती है। मणिपूरक चक्र को संतुलित करने के लिए सूर्य की रोशनी में जरूर बैठें या सूर्य को जल चढ़ाएं। मैंने आपको बता दिया, सूर्य के मंत्रों का जप नाभि पर ध्यान करते हुए अगर आप करेंगे, मंगल के मंत्रों का नाभि पर ध्यान करते हुए अगर आप जप करेंगे तो आपका मणिपूरक चक्र अपने आप बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से एक्टिवेट हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे चक्र की, यानी अनाहत चक्र की। इस चक्र का हमारे शरीर और जीवन पर क्या असर होता है, ये जान लेते हैं। पंडित जी, ये जानेंगे, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, हम चक्रों की चर्चा कर ही रहे हैं, तो क्या योग से सभी चक्र एक्टिव होते हैं कि कुछ चक्र जो एक्टिव होते हैं, जैसे कुंडली से भी आपने रिलेट किया, तो क्या देखो, योग से भी पूर्व असर जन्म होता के है? प्रारब्ध से, पूर्व जन्म में अगर आपने साधना की है, ठीक है, तो पूर्व जन्म में जीव के साथ मन और बुद्धि भी जुड़े रहते हैं। जी। ठीक है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के साथ। तो किसी किसी का बिना प्रयास किए सारे चक्र जागृत हो जाते हैं और कुंडली भी जागृत हो जाती है। जी। जिसकी कुंडली में सिंह राशि में चंद्रमा और कर्क राशि में सूर्य बैठा हो, ऐसे लोगों के भी जीवन में इस दशा महादशा में कुंडली जागृत होती है और मतलब चक्र एक्टिवेट होते हैं, जिसकी कुंडली में ये स्थिति हो। जहां तक ज्योतिष का मैंने अध्ययन किया है, तो अनाहत चक्र को हृदय चक्र कहते हैं। ये हृदय चक्र है। यहाँ पर तुला और वृषभ दो राशियां हैं। यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है, शनि उच्च का होता है, और यहाँ पर शुक्र स्वगृही होता है। अगर इन दो राशियों में शुक्र है तो ऐसा व्यक्ति शांत हृदय का होगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति अच्छी निर्णय वाला होगा। अगर यहाँ पर शनि है तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से दुनिया को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर सूर्य है तो ऐसा आदमी हर समय जलता रहेगा। ऐसे आदमी के हृदय में हर समय बेचैनी रहेगी, हृदय का रोग होगा और सफलता उससे कोसों दूर भागेगी। तो कहने का आशय यह है कि आप अपनी कुंडली को भी देखकर अपने चक्रों के बारे में समझ सकते हैं। इस चक्र का रंग जो होता है वो हरा होता है। इस चक्र के संतुलित होते ही मनुष्य की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। अनाहत चक्र संतुलित हो जाए तो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से दूसरों को क्षमा कर देता है। अनाहत चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाता है, शर्तों पर प्यार करता है और हावी होने की कोशिश करता है। अनाहत चक्र असामान्य रूप से अगर सक्रिय हो तो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर पाता है। जिन लोगों का अनाहत चक्र असंतुलित हो उनकी पल्स रेट असंतुलित रहती है, उच्च या निम्न रक्तचाप की समस्या रहती है, फेफड़ा या स्तन में तकलीफ हो सकती है, एलर्जी, बुखार, टीबी का रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। रात को सोने में पहले ध्यान करने से अनाहत चक्र संतुलित हो जाता है। या हृदय पर ध्यान करते हुए अगर आप चंद्रमा का या नमः शिवाय का जप करें, या तो ओम सोम सोमाय नमः का जप करें या चंद्रमा का जप करें, या श्री सूक्तम का पाठ करते हुए हृदय चक्र पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से आपका हृदय चक्र निर्मल होकर के स्वस्थ और जागृत होगा और आपके मन में अद्भुत शांति होगी, अद्भुत शांति होगी। बाहरी क्रियाकलाप से आप व्यथित नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं पांचवें चक्र यानी विशुद्ध चक्र की। ये चक्र बॉडी में कहाँ होता है और इस चक्र का बैलेंस या इम्बैलेंस हमारी लाइफ में कितना असर डालता है, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। विशुद्धि चक्र, ये कंठ जो वायस बाक्स है, जहाँ से खाने की नली और श्वास की नली दोनों अलग होती हैं, वहाँ इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। ये पांचवा चक्र है जिसे कंठ चक्र भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ की राशियाँ, जो चूंकि हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम है ना, तो इसको ज्योतिष से ही मैं रिलेट करूँगा। यहाँ पर राशियाँ मिथुन और कन्या होती हैं। कौन सी राशि होती है? मिथुन और कन्या। अब अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली 3 नंबर और 6 नंबर में बुध बैठा हो तो पक्का है कि ये चक्र आपका अच्छा है। अगर 6 नंबर में बुध बैठा है तो आपका स्वर कोकिला की तरह होगा, आपको संगीत में रुचि होगी, आप पढ़ाई में अव्वल होंगे, आपका याददाश्त अच्छा होगा, आपकी मेमोरी पावर अच्छी होगी और आपके वाणी से सामने वाले लोग प्रभावित होंगे। लेकिन अगर कन्या राशि में शुक्र बैठा होगा तो आपकी आवाज़ फटी हुई होगी, आपके वाणी से कोई प्रभावित नहीं होगा, आपके अंदर नपुंसकता की बीमारी होगी, आप संतान प्राप्ति में असफल रहेंगे और आपको वैभव और जो संसार का सुख है वो नहीं प्राप्त होगा।
तो ये सब बातें अपनी कुंडली को देख करके भी जाना जा सकता है। लेकिन विशुद्धि चक्र जब जागृत हो जाता है और जब कंठ पर ध्यान करके ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का जप साल 2 साल किया जाता है तो विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसके बात से दूसरे लोग अपने जीवन में आचरण शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये चक्र गले में स्थित होता है। इस चक्र का रंग नीला होता है। इस चक्र का मुख्य उद्देश्य आत्मा से जुड़े रहना है। इसका विशुद्धि चक्र अगर संतुलित है तो व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। विशुद्धि चक्र जरूरत से ज़्यादा जागृत सक्रिय हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जोर जोर से बोलता है, दूसरों की बात कम सुनता है। विशुद्धि चक्र अगर असामान्य रूप से सक्रिय हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही डर डर कर बात करता है। विशुद्धि चक्र असंतुलित हो तो गले में दर्द रहता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ये शुक्र की स्थिति इस चक्र में हो जाए, माने कन्या राशि में, तो ऐसे आदमी को गले के कैंसर की भी शिकायत होती है। गले में कैंसर भी हो जाता है। खाने की जो नली है उसमें भी कैंसर की संभावना हो जाती है। ऐसे लोगों को थायराइड हो जाता है और यहाँ छूने पर जो है जरा सा सूजन महसूस होती है, ये थायराइड का लक्षण है। तो ये चक्र असंतुलित अगर होगा तो ये रोग होगा। दांत और मसूड़ों में तकलीफ बन जाती है। विशुद्धि चक्र को संतुलित रखने के लिए आदमी को संगीत सुनना चाहिए, कलात्मक गतिविधियों में रुचि दिखानी चाहिए और हो सके तो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने विशुद्धि चक्र पर मंत्रों का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेते हैं बॉडी के छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र की। और ये चक्र बॉडी में कहाँ होता है, साथ ही ये चक्र बॉडी में बैलेंस या इम्बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति पर कितना असर होता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, ये चक्र जो है भ्रू मध्य में होता है, जहाँ भगवान शिव की तीसरा नेत्र होता है, जहाँ मनुष्य का ज्ञान चक्षु होता है, वहीं ये चक्र होता है। यहाँ पर शास्त्रों में कहा गया है कि द्विदल कमल की पंखुड़ियों पर, सफ़ेद रंग के 2 दल की कमल की पंखुड़ियों पर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है और तब इस चक्र पर मतलब कि ध्यान किया जाता है। अब यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे कोई राशि नहीं है। बाईं आंख के ऊपर कर्क राशि है और दाहिनी आंख के ऊपर सिंह राशि है। बाईं आंख के ऊपर प्लानर पॉइंट है और दाहिनी आंख के ऊपर क्रिएशन पॉइंट है। अगर आपका चंद्रमा कर्क राशि में है या आपका बृहस्पति कर्क राशि में है तो यू आर ए गुड प्लानर। आप अगर प्लान कर देंगे ना तो वो चक्रव्यूह की रचना हो जाएगी, आपकी योजना में कोई छेद नहीं लगा सकेगा। लेकिन अगर यहीं पर मंगल बैठ गया कर्क राशि में तब तो सत्यानाश। आप जो भी प्लान बनाएंगे वो 10 दिन के बाद औंधे मुंह गिर जाएगा और आप असफल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज्ञा चक्र जो है ये छठा चक्र है। इसका जागरण होते ही मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है। दोनों भौहों के बीच में ये स्थित है। जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, वहीं आज्ञा चक्र होता है। लेकिन खतरनाक चक्र है, ध्यान रखिएगा। यहीं भगवान शिव का मणिधर भी होता है, इसी चक्र में डसता है। इस चक्र का रंग गहरा नीला होता है। इस चक्र में आध्यात्मिक जागरूकता, आत्मचिंतन और स्पष्ट विचार की प्राप्ति होती है। आज्ञा चक्र जागृत होने से व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। उसके ज्ञान की सीमा अनंत हो जाती है। आज्ञा चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति कम हो जाती है और वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। आज्ञा चक्र असामान्य रूप से सक्रिय हो तो व्यक्ति को किसी भी परेशानी में निकलने में काफ़ी मुश्किल होती है। आज्ञा चक्र असंतुलित हो तो सिर दर्द, साइनस, आंखों में कमजोरी, स्वभाव में गुस्सा, जिद, ऐसे लोग दूसरों के प्रति असंवेदनशील और कसाई जैसे प्रवृत्ति के हो जाते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए मन को शांत रखें, सकारात्मक विचारों पर ध्यान रखें और भजन करके इस चक्र को जागृत किया जा सकता है। आप 1-1 घंटे रोज
सीताराम सीताराम करिए, राधा राधा करिए, शिव शिव करिए। 1 घंटे रोज सुबह, 1 घंटे रोज शाम ध्यान करिए और ये 2-4 सालों तक अपनी तपस्या आप जारी रखिए। एक दिन आप देख लीजिएगा कि आपके सातों चक्र जागृत हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं आज के हमारे कुंडली विजेता कौन है। पंडित जी, आज के हमारे जो कुंडली विजेता हैं वो हर्षप्रीत सिंह हैं। ये जालंधर पंजाब में इनका जन्म हुआ है और 7 सितंबर 1995 में जन्म हुआ और वक्त है 1:40 रात को। पंडित जी, पहला सवाल इन्होंने ये पूछा है कि इनकी राशि कौन सी है और इनके इष्ट देव कौन है, और दूसरा सवाल भी इन्होंने पूछा है कि ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो इन्हें क्या करना चाहिए, क्या योग्य है। देखिए, ऐसा है हर्षप्रीत, आप मिथुन लग्न और मकर राशि में पैदा हुए हो। आपकी चंद्र राशि मकर राशि है। आप मकर राशि से अपने जीवन के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं और कभी कभी देवियां भी आपकी इष्ट हो सकती हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है। ऐसे लोग महाकाली के भी भक्त बनते हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी का प्रश्न है तो आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में है, मंगल के घर में है और कन्या के नवमांश में है। सरकारी नौकरी का योग न के बराबर है। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप विश्वास करिए, सरकारी नौकरी का योग न के बराबर है। हाँ, आपको विदेश जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन कब? मार्च 2025 के बाद। मार्च 2025 तक विदेश जाना आपके लिए असंभव है। मार्च 2025 के बाद जब शनि गोचर कर जाएगा मेष राशि में, तब आपके विदेश जाने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। आप जा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक पूजा उदयपुर से जुड़ चुकी हैं। पूजा, आप अपने सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। जी, मेरा जन्म है 7 सितंबर 1991, सुबह 7:15 बजे। जी, मेरा प्रश्न ये है कि पंडित जी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करती हूँ और मुझे निरंतर असफलता हाथ लग रही है। मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी? मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा? पूजा, ऐसा है कि तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी बुध है और इस समय बुध अस्त है। सरकारी नौकरी में थोड़े थोड़े नंबरों से आपको रुकावट हो रही है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहती हैं तो गणेश, अथर्व, शीर्ष का 10 पाठ रोजाना करना शुरू करिए और ये पाठ तब तक करिए जब तक आपको सरकारी नौकरी न मिल जाए। अगर ये पाठ आप करेंगी तो मुझे विश्वास है कि 5 महीने के अंदर आपको टीचिंग या बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी के उस 7वें चक्र यानी सहस्रार चक्र की, और इस चक्र के बैलेंस इम्बैलेंस का आपकी बॉडी और लाइफ पर कितना असर होता है ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम अंतिम चक्र की बात कर रहे हैं। सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर जो चक्र स्थित होता है उसे सहस्रार चक्र कहा जाता है। इस 7वें चक्र को क्राउन चक्र भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति का सहस्रार चक्र संतुलित होता है वो आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। जब सहस्रार चक्र जरूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अतीत और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और उसमें सूझबूझ की कमी आ जाती है। सहस्रार चक्र असंतुलित होने पर सिरदर्द, डिप्रेशन, मनोभ्रंश, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मिर्गी जैसे रोग हो सकते हैं। सहस्रार चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करना चाहिए, क्योंकि मूलाधार से होते हुए सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद यही करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और कल एक नए विषय के साथ आएंगे आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित सुरेश पांडे जी। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।